नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों को गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का चौथा टॉपिक लेकर आए हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक का अध्ययन डीपली किया है। यह चौथा जो टॉपिक है यह विशेषण है। विशेषण क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, हम देखने का इसको प्रयास करेंगे। और इसको समझने से पहले विशेषण की हम उत्पत्ति समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विशेषण हमारा जो नया टॉपिक होगा यह है विशेषण का। विशेषण, यह जो विशेषण है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। विशेषण जो है बी उपसर्ग से प्लस षण धातु से प्लस अन प्रत्यय के योग से मिलकर बनता है। अब देखते हैं जो ये बी है यह उपसर्ग है, उपसर्ग। और यह क्या है, यह आप लोग बताएंगे धातु है। और इसको कहते हैं, अन को कहते हैं प्रत्यय। आप लोगों को पता होगा कि धातु के जो पहले लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और जो धातुएं के बाद लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसका जो टॉपिक है हम 2-4 दिन के बाद इसका एक डीपली क्लास आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। सिर्फ आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करिए। धातुओं के जो पहले लगता है, धातुओं के जो पहले लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो धातुओं के बाद में लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इसका अर्थ होता है अर्थ। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इसका जो अर्थ होगा, अर्थ होता है इसका विशेषता बताने वाला। इसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। अब प्रश्न बनता है किसकी विशेषता बताने वाला, तो आप लोग बताएंगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर वहां समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार की संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, किस प्रकार से सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा वह होगा इसकी परिभाषा की। परिभाषा, परिभाषा ध्यान रखिएगा आप लोग। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। आप लोग परिभाषा पे गौर रखिएगा, ध्यान बना के रखिएगा। वे शब्द, ध्यान रखिएगा ये शब्द है, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण बताते हैं। आप लोगों ने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो होता है, सर्वनामों की संख्या कुल 11 होती है। किसने माना था? कांता प्रसाद गुरु महोदय ने। वह सर्वनाम 11 जो होते हैं उसमें अगर हम देखा जाए, यह, वह, हम, तुम, आप, कोई, कुछ और ऐसे कुल मिला के 11 सर्वनाम होते हैं। जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए कोई शब्द आ जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशेषण बताते हैं। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जब कोई शब्द प्रयोग में आता है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा की विशेषता किस प्रकार से बताई जा रही है और सर्वनाम की विशेषता किस प्रकार से बताई जा रही है। तो आप लोग उदाहरण के माध्यम से देखिए। जैसे उदाहरण जैसे अगर हम कहें राम ईमानदार है, यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो राम है यह संज्ञा है। राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम जो है ईमानदार है, इसीलिए इस ईमानदार में आपका विशेषण होगा। क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे विशेषण। और ये जो होता है यह विशेष होता है। क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे विशेष। यानी कि जब जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है और जिसके जो शब्द विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है वह विशेषण होता है। आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने संज्ञा को बता दिया, परिभाषा उदाहरण दिखा दिया कि ये जो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जो शब्द आ रहे हैं ये वाला विशेषण होते हैं। अब सर्वनाम की जो कैसे विशेषता बताता है आप लोग उसको भी देख लीजिए। दूसरा हमारा उदाहरण होगा जैसे कि वह सुंदर है। यहां पर वह जो सर्वनाम है, आप लोगों ने देखा सर्वनामों की संख्या कुल 11 थी। यह जैसे कि यह, वह, हम, तुम, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये जो 11 सर्वनाम है, उस सर्वनामों अगर वह सर्वनाम के आने के बाद कुछ ऐसा शब्द आ जाए कि मतलब इस सर्वनाम की विशेषता बताए, वही जो सर्वनाम होता है उसकी विशेषता जो बताने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम, वह विशेषण होता है। वह जो सर्वनाम है इसी की विशेषता बताने के लिए सुंदर प्रयोग किया जा रहा है कि वह सुंदर है, इसीलिए इस सुंदर में विशेषण होगा। क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे विशेषण। जैसे अगर हम अगला उदाहरण देखें, जैसे कहें हम नई पुस्तक, ये जो पुस्तक है यह संज्ञा है। अगर हम पूछे संज्ञा के कौन से भेद में आएगा तो आप लोग बताएंगे जातिवाचक संज्ञा। तो यह जो पुस्तक है इसकी विशेषता बताने के लिए नई आ गया है कि मतलब ये नई है, और इस नई में आप लोगों का क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे विशेषण होगा। अब कांता प्रसाद गुरु महोदय ने कुछ अपनी परिभाषा दी है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। और उनकी परिभाषाएं आए दिन कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाती है कि इनकी ये परिभाषा किसने दिया है। उस परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कांता प्रसाद गुरु महोदय ने अपनी परिभाषा में क्या कहने का प्रयास किया है। तो उनकी परिभाषा है, आप लोग नोट करिएगा, वे शब्द जो संज्ञा के अर्थ, वे शब्द जो संज्ञा के अर्थ को सीमित या मर्यादित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें
विशेषण उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आप लोग इस परिभाषा को ध्यान रखिएगा कि वे शब्द जो संज्ञा, हमने बताया संज्ञा क्या है, के अर्थ को सीमित या मर्यादित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसने दिया था? तो आप लोग बताएंगे कामता प्रसाद गुरु में। तो कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु महोदय ने यह परिभाषा दी। उन्होंने बताया वे शब्द जो संज्ञा के अर्थ को सीमित या मर्यादित करते हैं उन्हें को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे संज्ञा को सीमित या मर्यादित करती है। जैसे अगर हम मनुष्य कहें, यह पूरे मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि आदिम मनुष्य, यह अगर हम लगा दें आदिम मनुष्य, अब देखते हैं यह जो बनता है इसमें मनुष्य जाति का बोध कराने के साथ साथ अब यह मर्यादित करने लगता है या सीमित कर देता है कि वह आदिम मनुष्य मतलब पुराना व्यक्ति, पुराना मनुष्य के बारे में बात होने लगी है। उसी प्रकार से हम आगे अगर देखें तो जैसे अगर कहें हम गाय, गाय कहने से हमारी सभी प्रकार की गायों का बोध होता है। लेकिन अगर हम कह दें यहीं पर काली गाय या लाल गाय, तो हमारा जो गाय कहने का अर्थ है अब यह सीमित हो गई, यह मर्यादित हो गई। इसीलिए आदिम में और लाल में विशेषण होता है। क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे विशेषण। अगर हम कहें सागर, सागर कहने से जितने भी पृथ्वी पे सागर हैं सभी का बोध होता है। लेकिन अगर हम इसको कह दें अरब सागर या काला सागर, तो हमारा सभी सागरों से निकलकर एक सागर को मर्यादित करके सीमित करके बताने लगता है कि काला सागर का यहाँ बोध हो रहा है और इस काला में आपका विशेषण होगा। इस प्रकार कांता प्रसाद गुरु महोदय ने अपनी परिभाषा दिया और विशेषण के बारे में उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से संज्ञा के शब्द को सीमित या मर्यादित करते हैं। क्या मर्यादित करते हैं? विशेषण। अब हम आगे बढ़ते हैं और विशेषण के कुछ भेद हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। विशेषण की अगर हम भेद की बात करें तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो आप लोग बताइएगा 4। विशेषण के भेद कुल कितने होते हैं? तो आप लोग बताइएगा 4। अब एक ट्रिक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं कि सर विशेषण के भेद तो हमें याद है लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं। तो कुछ बताइए उनको उसके बारे में, कोई ट्रिक है? हाँ भाई ट्रिक तो है और नॉर्मल ट्रिक है, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर हम ट्रिक की बात करें तो आप लोग लिखिए सर्व गुण संख्या परिणाम 2। ये हमारा ट्रिक है, सर्व गुण संख्या परिणाम 2। अगर आप लोग इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो विशेषण के जो भेद हैं आप लोगों को याद हो जाता है। अब किस प्रकार से याद होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम विशेषण के भेद में पहला भेद देखें तो यह होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सर्व से हमारा जो है सार्वनामिक बना। उसके बाद दूसरा जो होता है गुण से गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद तीसरा जो हमारा है यह संख्यावाचक, संख्या से संख्यावाचक विशेषण बनेगा, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद जो हमारा चौथा है परिणाम से परिणामवाचक विशेषण,
परिणाम वाचक विशेषण। इस प्रकार से इस ट्रिक से हमारा सभी भेद सामने आते हैं। इसीलिए यह जो ट्रिक है अच्छा है, आप लोग इसको जरूर याद करिए। और अगर ये ट्रिक आपको लोगों को याद होता है तो जो इसके भेद हैं ये भेदों आप लोगों को चारों जल्दी से जल्दी कंफर्म कर लेते हैं। सर्वगुण संख्या परिणाम दो। सर्व से हमारा बनता है सर्वनामिक विशेषण, गुण से बनेगा गुणवाचक विशेषण, संख्या से बनेगा संख्यावाचक विशेषण और परिणाम से बनेगा परिणामवाचक विशेषण। इस प्रकार से हमारा जो विशेषण के भेद हैं यह सामने है। अब हम आगे देखते हैं कि अब विशेषण एक एक विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं और यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी परिभाषा और इससे बनने वाले प्रश्न। तो हमारा जो पहला हेडिंग होने वाली है वह होगी गुणवाचक विशेषण। आप लोगों को जो भेद मैंने बताया, जो ट्रिक बताया, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या नाम है, विशेषण के भेद होते हैं और संज्ञा के भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं, आगे पीछे मिला देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो निजवाचक कहाँ जाएगा, तो संख्यावाचक कहाँ जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे परिणामवाचक कहाँ जाएगा, ये कंफ्यूज हो जाते हैं तीनों भेदों में, संज्ञा का, सर्वनाम का और विशेषण का। इसीलिए जो विशेषण का ट्रिक है उसको आप याद करिए और जो सर्वनाम का ट्रिक है उसको भी याद करिए, जो संज्ञा का है उसको याद करिए और तीनों एक दो चार बार सोचिए और आप लोगों का सभी भेद जो क्लियर हो जाएगा। इसका जो भेद, इसका जो ट्रिक है सर्वगुण संख्या परिणाम दो। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिणामवाची विशेषण। इस प्रकार से हमारा चारों जो भेद हैं यह सामने हैं। अब हम बात करते हैं पहला जो हमारा भेद होता है गुणवाचक विशेषण का। गुणवाचक विशेषण, अगर हम गुणवाचक विशेषण पढ़ें तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है उसके बारे में अगर हमें कहना है, वह व्यक्ति के बारे में, गुणों के बारे में चर्चा करना है, वह व्यक्ति जो है उसका गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसकी हम लंबाई पे भी बात करेंगे, वह गुण के अंतर्गत आता है, उसकी चौड़ाई पे भी बात करेंगे। कोई पुस्तक है तो उसका समय भी हम बताएंगे और उसका आकार भी देखेंगे। इस प्रकार से ये जो सब होते हैं यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, गुण के चक्कर में सिर्फ उसकी अच्छाई ही ध्यान मत रखिएगा, उसकी बुराई भी, उसकी लंबाई भी, उसकी चौड़ाई भी, उसका समय भी, etc जो ऐसे शब्द हैं उसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह सब जो है ना गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसकी परिभाषा है उसको हम नोट कर लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसके गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो गुण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले परिभाषा नोट करते हैं, फिर उसके बाद इसके अंतर्गत आने वाले शब्दों को ध्यान से देखते हैं। तो आप लोग परिभाषा नोट करिए, जैसे कि वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, रंग, अवस्था और दिशा, दशा, आकार, काल, गंध, स्पर्श और स्वाद आदि का बोध,
होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुण कहने से सिर्फ उसका अच्छाई पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके अंतर्गत उस वस्तु या प्राणी के गुण भी होते हैं, उसके अंदर दोष भी आएंगे। उसका रंग कैसा होगा, उसकी अवस्था क्या है, उसकी दशा क्या है, दिशा क्या है, आकार उसका कैसा है, काल क्या है, गंध, स्पर्श और स्वाद आदि का जब बोध होता है किसी व्यक्ति या प्राणी का, तो वहाँ पर क्या होता है, तो गुणवाचक विशेषण होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, यह जो बस देखने में कठिन लग रहा लेकिन है नहीं। एग्जाम्पल जब आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग धड़ाधड़ उसको बताते चलेंगे। सिर्फ इसको एक बार यहाँ पर समझने का प्रयास कर लीजिए, बस यहाँ पर आप लोग बस समझ लेंगे, आपका एग्जाम्पल जो है बहुत ही धड़ल्ले से आप लोगों का सही होता चला जाएगा। सिर्फ इस परिभाषाएं से आपका एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। इस परिभाषा एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। वे शब्द जिससे किसी वस्तु या प्राणी के गुण का हो, वह अच्छा बुरा है, कैसा है, दोष उसमें क्या है, वह चोर है, कुछ और है, उसका रंग कैसा है, काला है, नीला, पीला कैसा, अवस्था उसकी क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसकी दशा क्या है, आकार उसका कैसा है, काल क्या है, गंध क्या है, स्पर्श क्या है। स्पर्श जैसे कि हम जब कोई चीज़ टच करते हैं, वह अगर ठंडी होती है तो हम बता देते हैं यह चीज़ ठंडी है, पत्थर ठंडा है या गर्म है। तवा छूते हैं तो कहते हैं यार ये तो बड़ा गर्म है। इसका गुण है कि तवे का पे जब वो आग पे रखी जाती है तो गर्म होने लगता है, इसीलिए उसका गुण हो जाता है गर्म। इसीलिए कहते हैं स्पर्श का, स्वाद का, जब हम कोई चीज़ चखते हैं, खाते हैं, तो वो बताते हैं यार ये तो कड़वाहट है, ये तो मीठा है, ये तो तीखा है। इसको जो स्वाद होता है, आदि का बोध होता है, तो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। उदाहरण अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे आते हैं, उनको देखते हैं। तो आप लोग पहले लिखिए गुणवाचक। अब देखते हैं गुणवाचक के अंतर्गत कौन कौन से क्या क्या आते हैं। आप लोग अगर इसकी परिभाषा की बात करें, वे सब जिससे किसी, आप लोग परिभाषा भी नोट कर लिए क्योंकि अब ये जो है इसके उदाहरण में कम से कम 7-8 आएंगे, उसको ध्यान से नोट कर लीजिए। और क्योंकि ये 7-8 आप लोगों के एग्जाम पे जरूर आते हैं, तो इसको जो है गुणवाचक, इसकी परिभाषा का अगर बात करें तो परिभाषा होगी वे शब्द जिनसे किसी के गुण का बोध हो। अब देखिए कोई व्यक्ति या वस्तु है, उसमें अगर गुण, उसकी अच्छाई की बात करें, वह गुणवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम बात करें, उदाहरण देखें, जैसे उसके अंदर गुण के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो आप लोग बताएंगे सुंदर। जैसे कहें वह सुंदर है, जैसे अच्छा, ठीक है। जैसे अगर बात करें भला, जैसे अगर देखें परिश्रमी, जैसे अगर बात करें ईमानदार। ऐसे शब्द हैं ETC, ऐसे शब्द हैं जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुण में आते हैं। अब इसका जैसे कि दोषवाचक में क्या आएगा, तो उसको देख लेते हैं। पहला और दूसरा जो हमारा होने वाला है, दूसरा आप लोग नोट करिए, जो गुणवाचक विशेषण के अंतर उदाहरण में आते हैं। तो जैसे होगा दोष बोधक। दोष बोधक में कौन कौन से आते हैं,
कोई व्यक्ति या वस्तु उसमें दोष जो शब्द का बोध होते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो जिससे किसी का दोष का बोध होता है उसे हम दोषवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर दोष की बात करें, जैसे बुरा है, बुरा। जैसे अगर हम बात करें बेईमान, बेईमान। जैसे अगर हम बात करें तो आप लोग बताएंगे आलसी। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो वह आलसी है। आलसी में जो है कौन सा विशेषण होगा तो आप लोग बताएंगे गुणवाचक विशेषण होगा। अगर हम और बात करें जैसे कामचोर, कामचोर, यह दोष बोधक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द ऐसे जो शब्द आएंगे जो निगेटिव का बोध कराते हैं, यह किसके अंतर्गत आएंगे? दोष बोधक के अंतर्गत आएंगे। अगर हम रंग या रंग बोधक की बात करें, जैसे किसी का व्यक्ति या वस्तु है उसका रंग की बात करें, वह भी किसके अंतर्गत आएगा तो आप लोग बताएंगे गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे रंग बोधक, रंग बोधक। अब रंग बोधक में जैसे अगर बात करें, जैसे कहीं वह हरा, हरा जैसे हो गया, पीला हो गया, काला हो गया, ETC जो ऐसे रंग का बोध कराते हैं वो उन्हें भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं तो आप लोग बताइएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम आगे देखें, कुछ ऐसे और भी शब्द हैं जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से जैसे हम कहें स्वाद बोधक। चौथा, स्वाद बोधक। अब स्वाद बोधक में जैसे अगर हम बात करें इसकी परिभाषा के, जिससे किसी वस्तु का स्वाद का बोध होता, जैसे किसी व्यक्ति का जैसे किसी वस्तु के स्वाद का बोध होता है, उन्हें हम स्वाद बोधक के अंतर्गत रखते हैं। या स्वाद बोधक किसके अंतर्गत जाएगा? गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। स्वाद में अगर हम बात करें जैसे कड़वा, जैसे बात करें कड़वा, जैसे हम कहें मीठा, जैसे हम बात करें नमकीन, खट्टा, जैसे अगर हम बात करें खारा, जो स्वाद का बोध कराते हैं उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? स्वाद बोधक के अंतर्गत रखते हैं। यह स्वाद बोधक किसके अंतर्गत जाएगा तो आप लोग बताइए गुणवाचक के विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगले उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम कहें स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक। जैसे अगर हम इसको समझने का प्रयास करिए, जैसे कोई जल है, पानी है और बहुत ज़्यादा ठंडा है, जैसे हम उसमें उंगली डालते हैं और तुरंत निकालते हैं, यार ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये हमारा जैसे ही हाथ से पानी से स्पर्श होता है और हम स्पर्श से बता देते हैं कि यह ठंडा है, गर्म है, कैसा है। इसीलिए यह जो स्पर्श बोधक के अंतर्गत आता है। यह स्पर्श बोधक किसके अंतर्गत जाएगा तो आप लोग बताइए गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाता है। जैसे गर्म, जैसे अगर हम देखें ठंडा, जैसे हम बात करें कोमल, जैसे कोई चीज़ छूते हैं तो और हमें पता चलता है यार ये तो बहुत कोमल है, हाथ से वाह कितना अच्छा लग रहा है, उसीलिए कोमल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कठोर, जैसे हम कोई चट्टान है उसको छूते हैं और ये कहते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा कठोर है, वो कठोर का बोध करा रहे हैं। जैसे कहें खुरदुरा, खुरदरा, जैसे कोई सड़क है, कुछ ऐसी वस्तु है जिसको हम अपने हाथ से स्पर्श करते हैं और बताते हैं यार ये तो बड़ा खुरदरा है। ये जो स्पर्श से हमें पता चल रहा है, स्पर्श करने से हमें यह पता चल रहा है यह कैसा है, इसीलिए स्पर्श बोधक को यह गुण है, इसीलिए हम इसको गुणवाचक के अंतर्गत रखते हैं। फिर अगला देखते हैं छठा, जैसे कि आकार बोधक, आकार बोधक। आपको ये परिभाषा भी लिखाई जा सकती है, लेकिन हमने परिभाषा उचित ना समझा, सीधे डायरेक्ट आप लोगों से ये जो होते हैं उसको दिखा रहे हैं। अगर हम आकार की बात करें, जैसे कहें हम छोटा, जैसे हम कहें राम छोटा बालक है, राम छोटा बालक है। अगर इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि विशेषण कौन है तो आप लोग बताएंगे छोटा। अगर भेद करके पूछे कि इसमें भेद में कौन से किसके अंतर्गत आएगा तो आप लोग बताइएगा कि यह गुणवाचक के विशेषण, क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है कि यह छोटा बालक है। जैसे कि मोहन की विशेषता बता रही, मोहन लंबा बालक है,
मोहन लंबा लड़का है। तो यहाँ जो लंबा का बोध हो रहा है उसके आकार का बोध हो रहा है, और यह आकार गुणवाचक के अंतर्गत जाएगा, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे छोटा हो गया, जैसे हम कहें बड़ा, जैसे हम कहें लंबा, जैसे अगर हम बात करें संकीर्ण, etc, जो आकार का बोध कराते हैं उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? आकार बोधक के। आकार बोधक गुणवाचक के अंतर्गत जाएगा। उसके बाद काल बोधक, काल बोधक जो समय का बोध कराएं। जैसे अगर कहें कोई किताब है, कहें पुरानी किताब, यह हमें प्राचीन काल की पुस्तक के बारे में जानकारी दे रहा है, इसीलिए वह प्राचीन जो इसका काल का बता रहा है, इसीलिए कालवाचक जो होता है, समयवाचक जो कालवाचक होता है, यह गुणवाचक के विशेषण के अंतर्गत आता है। आप लोग समझने का प्रयास करिए, बस बेहद ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाते हैं तो यह जो टॉपिक है आप लोगों को एक चुटकी में याद आ जाएगा, और इससे जो बनने वाले प्रश्न होंगे भूलेंगे नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा बस। और जैसे कालबोधक की अगर हम बात करें, जैसे नया, नया, पुराना, अगर हम जैसे बात करें नवीन, नवीन, जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें नूतन, अर्वाचीन, और ऐसे जो ऐतिहासिक, ऐसे जो समय का जो काल का बोध कराते हैं उन्हें हम काल बोधक के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम अगला बात करें तो दिशा बोधक, दिशा बोधक। अब दिशा का जो बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह दिशा बोधक होते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे तो आप लोग बताइए, काल क्या नाम गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे दिशा की बात करें तो हमारा जो हेडिंग हमारा जो बनेगा उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। अगर ऐसे देखें पूर्वी भारत। ये जो शब्द हैं ये सब किसका बोध करा रहे हैं? गुण का बोध करा रहे हैं। और दो और हैं जैसे कि अवस्था बोधक और रंग बोधक। ये जो शब्द आते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, यह गुणवाचक के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसीलिए इन शब्दों को हम गुणवाचक क्या नाम है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। और जैसे अगर कोई प्रश्न पूछे नवीन पुस्तक, नवीन पुस्तक में विशेषण के किस भेद के इसके किसके अंतर्गत आएगा, तो आप लोग बताएंगे जो इसका भेद है गुणवाचक विशेषण उसके अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर काल का बोध करा रहा है, यह नवीन है या प्राचीन है। अगर हम कहें कि लंबा बालक, बालक जो है उसकी विशेषता है कि वह लंबा है, उसके आकार का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसको गुणवाचक के अंतर्गत रखेंगे। अगर हम कहें आम मीठा है, आम का जो स्वाद है वह मीठा, वो क्या नाम है, स्वाद का बोध करा रहा है, यह मीठा का बोध करा, यह भी गुणवाचक के अंतर्गत जाएगा। इसी प्रकार से जो एग्जाम्पल बनेंगे, अगर आप लोगों ने इसको देखा होगा तो आप लोग जो इससे बनने वाले जो प्रश्न होंगे वो गलत नहीं करेंगे। इसीलिए इसको जो है ज़रूर याद करिए, बस याद ना समझ लीजिए, बस आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझिए, आपको धड़ल्ले से ये प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो व्याकरण सीरीज का चौथा टॉपिक का पहली क्लास विशेषण है हमने यहाँ तक पूरा किया। अगला जो हमारा जो विशेषण का भेद होगा परिणामवाचक, उसको हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। और आप लोग इससे जो बनने वाले और भी प्रश्न हैं इसको अपने पास रख के सॉल्व करिए, और जो इसका हम भेद है, चारों भेदों का हम डीपली अध्ययन कर लेंगे और फिर समझाने का हम प्रयास करेंगे कि एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन के आया है। आप लोगों का सिर्फ याद का काम यही है कि आप लोग इसको नोट करिए, और इससे जो मैंने जो बताया भेद कैसे क्या उत्पत्ति हुई, कांता प्रसाद महोदय ने कौन सी परिभाषा दी, और गुणवाचक विशेषण क्या है, और जो क्रमानुसार मैंने 8 और 2 और हैं उनको देख लीजिए, कुल मिला के ये 10 जो हो जाते हैं, और इनको समझ लीजिए कि ये गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं।
अगला हमारा जो क्लास होगा परिणामवाचक विशेषण होगा। और आज का हमारा जो क्लास यही है। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और